स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। चलो बोलो, आप लोगों ने कभी अमालगमेशन ऑफ फर्म्स या अमालगमेशन ये वर्ड सुना है? यस, सोफिया सेज यस। चलो मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अमालगमेशन, एंड ऑल्सो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अमालगमेशन, रीसेंट एग्जांपल्स ऑफ अमालगमेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है दीपेन, वेरी गुड सोफिया। It is when we combine two businesses, जब हम दो businesses combine करते हैं तो we call it as amalgamation. It can be in different forms. पहला फॉर्म ये हो सकता है कि A और B दो फर्म्स हैं, इसको टेक ओवर किया एक न्यू फर्म ने, न्यू फर्म C। ये दोनों बिजनेसेस परचेज किए न्यू फर्म C ने, तो A एंड B गॉट अमालगमेटेड इनटू C। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A एंड B गॉट अमालगमेटेड इनटू C। मतलब दो फॉर्म कंबाइन होके एक नया फॉर्म बना, दैट इज C। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अमालगमेशन ऑफ फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज अमालगमेशन। इसको बोलते हैं, सॉरी, अमालगमेशन। अमालगमेशन के बाद एक और आता है विच इज एक्विजिशन। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अमालगमेशन, एक्विजिशन और एब्जॉर्प्शन। एक्विजिशन और एब्जॉर्प्शन, दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ अमालगमेशन। अभी इसमें क्या होता है ना, A and B are two old firms. A takes over B. A क्या करता है? B को टेक ओवर करता है, and A remains into existence. A ही बचता है, B बंद होके A में मर्ज हो जाता है। A is there which remains into existence, or I can say A is the only firm which is there. A ने B को टेक ओवर कर दिया, B बंद हो गया और A के साथ मर्ज हो गया, दैट इज एक्विजिशन और एब्जॉर्प्शन। अभी रिसेंट केस, बैंक ऑफ बड़ौदा एब्जॉर्ब्ड, या बैंक ऑफ बड़ौदा टुक ओवर देना बैंक। सुना है आप लोगों ने? आई हैव नेवर सीन देना बैंक इन बदलापुर। ये दोनों ही नेशनलाइज्ड बैंक थे। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने देना बैंक को टेक ओवर कर लिया। अभी वेरी सून पंजाब नेशनल बैंक एंड कैनरा बैंक इज गोइंग फॉर अ मर्जर। पंजाब नेशनल बैंक एंड कैनरा बैंक, इनका मर्जर सुनने में आ रहा है। इट हैज बीन इन लाइन, इन पाइपलाइन, बट अभी तक इसका कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो ये जब एक फर्म, एक बैंक ने दूसरे बैंक को टेक ओवर कर दिया, तो अभी देना बैंक तो बंद हो गया। देना बैंक किसके अंदर मर्ज हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। मतलब अभी जितना भी देना बैंक है वो सारा किस नाम से जाना जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से। So this is acquisition or absorption, जहां पे a giant company takes over the small company, a giant firm takes over the small firm, छोटे छोटे फर्म्स को टेक ओवर करते हैं। आपको बताओ, रिलायंस इतना बड़ा जो एम्पायर है, इट हैज फॉर्म्ड लाइक दिस ओनली। उसने क्या किया, जितने भी छोटे छोटे फर्म्स थे ना, छोटे छोटे बिजनेसेस, छोटी छोटी कंपनीज, उन सबको परचेज कर लिया। क्यों परचेज किया, उसका रीजन हम आगे जानेंगे। तो ये एब्जॉर्प्शन करते करते, एक्विजिशन करते 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 आज रिलायंस इतना बड़ा एम्पायर है। द सेम पॉलिसी इज फॉलोड बाय L&T ऑल्सो। L&T सुना है ना? L&T is a company which has 100 subsidiaries, जिसके 100 से ज्यादा सब्सिडरीज है। उसके अंदर छोटे 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 100 कंपनीज है। क्या होता है ना, L&T is an engineering company, वो बड़े बड़े मशीन्स बनाता है।
तो वो बड़े बड़े मशीन्स बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं, वो सारे छोटे पार्ट्स उसकी ही छोटी छोटी कंपनीज बनाती है जिनको उसने एब्जॉर्ब किया है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनीज। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? So that is acquisition or absorption. And third type of amalgamation is external reconstruction. External reconstruction में क्या होता है? A is an old firm, A old firm है, यही फर्म बंद होके न्यू फर्म, न्यू नाम से चालू होता है B. This is a new firm. मीन्स यहाँ पे कोई किसी को टेक ओवर नहीं कर रहा है एक्चुअली, ए को बंद करते हैं और वही बिजनेस एक नए नाम के साथ स्टार्ट करते हैं. मीन्स बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टार्टिंग द सेम बिजनेस, वी आर डूइंग द सेम बिजनेस विद द न्यू नेम. कोई टेक ओवर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. एक ओल्ड फर्म थी, ये क्लोज हुई और नए नाम से स्टार्ट हुई. एंड व्हाट इज दैट न्यू नेम? न्यू नेम इज बी. So these are three types of amalgamation. एक है जहां पे A and B are old firms और उसको टेक ओवर करता है एक न्यू फर्म, दैट इज C. A and B बंद हो जाता है, A and B क्लोज होता है और नया फर्म जो खुलता है उसका नाम क्या है? न्यू फर्म दैट ओपन्स अप इज C. एक्विजिशन एंड एब्जॉर्प्शन में दो ओल्ड फर्म है, ए एंड बी ओल्ड है, लेकिन ए बड़ा है. ए क्या करता है? ए बी को टेक ओवर करता है. तो बी को टेक ओवर करने के बाद बी तो बंद हो गया, बी क्लोजेस एंड व्हाट रिमेन्स इज ए. ए का एग्जिस्टेंस एज इट इज रहता है और बी का बिजनेस भी ए में मर्ज हो जाता है. मींस ए परचेजेस बी. ए क्या करता है? बी को परचेज कर लेता है. एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक ही फर्म है, ओल्ड फर्म है जो बंद करके हम नए नाम से स्टार्ट करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपका ओल्ड फर्म बहुत लॉसेस में है, उसका नाम बहुत खराब हो गया, जैसे अभी रिसेंटली राज कुंद्रा इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत उसका नाम खराब हो गया. सपोज वो अपनी कंपनी को नए नाम से अगर स्टार्ट करता है, इफ ही स्टार्ट्स द सेम कंपनी विद द न्यू नेम, न्यू डायरेक्टर्स, तो मे बी ही अगेन स्टार्टअप विद अ गुड बिजनेस. तो ऐसे केस में जहां पे आपकी बहुत बदनामी हो चुकी है ऑलरेडी, then you can do is that you can close that old firm, start a new firm with a different name. Maybe your directors may change, but you'll have a new firm, नई identity के साथ वही firm को start करना. So are you clear? amalgamation के तीन forms है, एक अमालगमेशन इटसेल्फ, दूसरा एक्विजिशन और एब्जॉर्प्शन एंड तीसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. अमालगमेशन में दो फर्म कंबाइन होके एक न्यू फर्म बनते हैं. एक्विजिशन में दो ओल्ड फर्म से एक ओल्ड फर्म बच जाता है. मींस वन ओल्ड फर्म टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अदर ओल्ड फर्म. एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ओल्ड वाला बंद होके न्यू बंद खुलता है. इज इट क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट? एनीवन? यहां तक कोई डाउट है? एनीवन? एनी डाउट? Now, next is why amalgamation? Why to do amalgamation? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा एब्सॉर्ब देना बैंक. क्यों? What is the reason? चलो रीजन बताओ. अमालगमेशन क्यों होता है? What are the benefits of amalgamation? अमालगमेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है?
यस, वाई अमालगमेशन, क्यों दो फॉर्म्स को कंबाइन करना चाहिए, क्यों बड़ा फॉर्म छोटे फॉर्म को टेक ओवर करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एनीवन, यू कैन ट्राई। अच्छा, दो बिजनेसेस कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, if two businesses combine then what are the benefits, प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा या लॉस रिड्यूस हो जाएगा, यस मैम, लॉस भी कम हो जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीजेस और लॉस रिड्यूसेस, वेरी गुड। एक्सपांड कर सकते हो बिजनेस, मैंने जैसे एग्जांपल दिया एल&टी का, एल&टी, रिलायंस, टाटा, दे हैव n number of companies which they have taken over। टाटा तो ऐसी कंपनी है ना विच इज टेकिंग ओवर ऑल फॉरेन कंपनीज, जहां इंडिया के बाहर जाके वो लोग बिजनेस परचेस करते हैं। सो इट हेल्प्स टू एक्सपांड बिजनेस। अगर मेरे को लंदन में बिजनेस करना है तो मैं लंदन में जाके नया बिजनेस खोलने से अच्छा वहां का कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस टेक ओवर करूं, तो आई विल बी एबल टू गेट द लोकल एक्सपर्टाइज, वहां पे लोकल लोग काम कर रहे हैं, उनका एक्सपर्टाइज मुझे मिलेगा। I need not start business and take so much headache. I'll be easily able to expand business. Yes, very good. और economies of scale, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में। अगर आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है, अगर आप बड़े बड़े बिजनेसेस को टेक ओवर करते हो, तो आप ज्यादा परचेसेस करोगे, ज्यादा सेल्स करोगे, तो उसकी वजह से आपके एक्सपेंडिचर्स कम होंगे, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस मैम। यू विल बी एबल टू रिड्यूस टैक्स। अगर किसी लॉस मेकिंग कंपनी को टेक ओवर कर दिया तो आपका टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। So these are some of the benefits that we get by amalgamation. लेकिन all amalgamations are not successful. There are also disadvantages of amalgamation. Majorly amalgamation successful नहीं होता है। जहां जहां amalgamation हुआ, merger हुआ, yes, increase market value, correct अक्षी, very good। मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए, शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए यू कैन गो फॉर अमालगमेशन, इंक्रीज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। यस, नाउ आपको मैं बताती हूँ, जब भी अमालगमेशन हुआ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, टाटा अमालगमेटेड विथ फोर्ड, आपको पता है ना, टाटा फोर्ड करके भी नाम आता था। Ford is a foreign car manufacturing company. Tata amalgamated with Ford. लेकिन that amalgamation could not sustain. At the end of the day, that amalgamation was broken up again. Why it happened so? इसका रीजन क्या है? Two different cultures. अभी Ford is an foreign company, US based company. US based company and Indian based company, दोनों का कल्चर का अलग अलग है। टू कंपनीज हैव अ डिफरेंट कल्चर। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एडजस्ट करना, यस और नो? एक अमेरिकन कल्चर है, एक इंडियन कल्चर है, दोनों कल्चर अलग अलग है, तो अलग अलग कल्चर में काम करना डिफिकल्ट हो जाता है। So it is one of the disadvantage. There is loss of employment. जब अमालगमेशन होता है तो कंपनीज के पास सब डबल हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज है उनको निकाल देते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चेंज इन मैनेजमेंट बदल जाती है, और वो चेंज को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। चेंज इन मैनेजमेंट
एंड चेंज मैनेजमेंट, दोनों चीजें डिफिकल्ट है। अचानक से आपकी कंपनी के सारे रूल्स पॉलिसीज चेंज हो गए, तो वो चेंज को एक्सेप्ट करना और उसको मैनेज करना, ये दो डिफिकल्ट चीजें है। देखो एक लड़की शादी करके घर आती है, उसको बहुत डिफिकल्ट होता है एडजस्ट करना। एक साल तो खाली घर में झगड़े होते हैं। उसका रीजन क्या है कि शी हैज कम फ्रॉम अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, मे बी शी माइट बी इन अ वेरी फ्री फैमिली, आपकी फैमिली उतनी फ्री नहीं है, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर हर टू एडजस्ट। सो वो चेंज को मैनेज करने को टाइम लगता है, इट रिक्वायर्स सम टाइम, इट you need to give time to your employees, to the workers to adjust to that change. आपके डायरेक्टर्स बदल जाते हैं, आपकी पॉलिसीज बदल जाती है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. So these are certain disadvantages of amalgamation. Now बेसिकली अमालगमेशन तीन टाइप का होता है. वन इज अमालगमेशन, सेकंड इज एक्विजिशन और एब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ अमालगमेशन? अमालगमेशन के तीन टाइप्स है. व्हाट आर दैट? जल्दी बोलो. What are different types of amalgamation? Amalgamation, acquisition और external. Acquisition और absorption. क्या बोलते हैं? Acquisition और absorption. मतलब Acquisition और absorption. हाँ. And last is External reconstruction. reconstruction. External reconstruction. ठीक है. सो ये तीन टाइप्स के अमालगमेशन है. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग यूज करते हैं. फर्स्ट इज वेंडर फर्म. वेंडर फर्म और ट्रांसफरर फर्म, मतलब वो कंपनी जो अपना बिजनेस बंद करके या अपना बिजनेस बेच रही है. द कंपनी विच इज सेलिंग इट्स बिजनेस टू द अदर. जो कंपनी अपना बिजनेस दूसरे को दे रही है, सेल कर रही है, दैट फर्म इज कॉल्ड एज वेंडर फर्म. अभी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस में मुझे बताओ वेंडर फर्म कौन है? ए और बी दोनों ही वेंडर फर्म है, क्योंकि दोनों अपना बिजनेस सी को बेच रही हैं. A and B both are vendor firm as they are selling their business to C. So A and B क्या हो जाएगा? Vendor firm. So first case में A and B both are vendor firm. In second case, acquisition or absorption में which company is your vendor firm? A vendor firm है कि B vendor firm है? कौन अपना बिजनेस बेच रहा है और किसको? A एंड B दोनों ओल्ड फर्म है. A टेक्स ओवर B, मतलब A ने B को टेक ओवर किया, मतलब B ने अपना बिजनेस A को सेल किया. B ने अपना बिजनेस A को सेल किया. यस और नो? Yes, ma'am. B is selling its business to A. तो वेंडर फर्म कौन हुआ? वेंडर फर्म कौन हुआ? A. A तो परचेस कर रहा है ना, B सेल कर रहा है. जो सेल करता है वो वेंडर फर्म है. Okay. जो सेल करता है बिजनेस वो वेंडर फर्म है. तो कौन बिजनेस सेल कर रहा है? B सेल कर रहा है. B सेल कर रहा है, तो B इज अ वेंडर. वेंडर फर्म. सेकेंड केस में B is a vendor firm.
एंड थर्ड केस में ए ने अपना बिजनेस बी को बेच दिया, ए ने अपना बिजनेस बी को बेच दिया, तो वो which firm is your vendor firm? A is selling its business to B. ए ने अपना बिजनेस बी को बेच दिया, तो वेंडर फर्म कौन है? वेंडर फर्म का मतलब है वन हु सेल्स द बिजनेस, sells the business to the new firm. So A ने बेचा तो A will be what? A third case में A will be a vendor firm. Next, purchasing firm or transferee firm. Purchasing firm means one who purchases the business. Purchasing firm कौन होता है? One who purchases the business of the vendor firm, जो बिजनेस परचेज कर रहा है। किसका? वेंडर फर्म का, सेलिंग फर्म का जो बिजनेस परचेज कर रहा है उसको परचेजिंग फर्म बोलते हैं, ट्रांसफरी फर्म बोलते हैं, उसको न्यू फर्म भी बोलते हैं। तो फर्स्ट केस में व्हाट इज योर न्यू फर्म? फर्स्ट केस में आपका नया फर्म कौन सा है? ए और बी ने अपना फर्म बेचा, अपना बिजनेस बेचा सी को। किसको बेचा? सी को। तो विच इज योर न्यू फर्म? सी। यस। सो परचेजिंग कंपनी कौन सा है फर्स्ट केस में आपके? फर्स्ट केस में आपका परचेजिंग फर्म है सी। सेकेंड केस में ए ने बी का बिजनेस परचेज किया, ए ने बी का बिजनेस परचेज किया, ए टेक्स ओवर बी। तो व्हाट इज योर, विच फर्म इज योर परचेजिंग फर्म? कौन परचेज कर रहा है? कौन परचेज कर रहा है? ए। तो ए इज अ परचेजिंग, ए इज अ परचेजिंग फर्म। सेकेंड केस में A is a purchasing firm. थर्ड केस में B ने परचेज किया A का बिजनेस। एक्सक्यूज मी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
अभी देखो एक एग्जांपल अभी मेरे पास अभी लाइव आया है, आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ गार्डन सिल्क। आपको पता है ना गार्डन कंपनी साड़ीज और सूट्स बनाती है सूरत की, यू नो गार्डन साड़ीज, एड भी आता है उसका, हैव यू सीन इट? अभी दिस गार्डन साड़ीज इज टेकन ओवर बाय एमसीपीआई। दिस इज अ सूरत टेक्सटाइल्स, सूरत से है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री गार्डन की। आपकी मम्मी को पूछना, आपकी मम्मी को पता होगा, शी माइट बी वेयरिंग साड़ीज ऑफ गार्डन। अभी इसको टेक ओवर किया एमसीपीआई ने। एमसीपीआई इज अ वेस्ट बंगाल कंपनी विच हैज टेकन ओवर दिस कंपनी। सो दिस इज अगेन अ केस ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन का केस है, यस और नो? अभी इसमें मुझे बताओ विच इज अ वेंडर फर्म एंड विच इज अ परचेजिंग फर्म। गार्डन कंपनी को टेक ओवर किया एमसीपीआई ने, विच इज योर वेंडर फर्म एंड विच इज योर परचेजिंग फर्म? वेंडर गार्डन फॉर्म एंड परचेसिंग जो आपने नाम बताया वो लिखा है मैंने, एमसीपीआई इज अ परचेजिंग फर्म जो परचेज कर रही है, और गार्डन जो है सूरत टेक्सटाइल्स इसको बोलते हैं गार्डन कंपनी, इज अ वेंडर कंपनी। ओके, सो आज के डेट में दीज ऑल थिंग्स आर वेरी कॉमन। यस, वेरी करेक्ट अक्षी। अक्षी बहुत अच्छी है लेकिन किधर पार्टिसिपेट नहीं करती, आई डोंट नो व्हाई। अक्षी, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज? और लास्ट केस, थर्ड केस में अक्षी ने ऑलरेडी आंसर दिया था। थर्ड केस में परचेजिंग फर्म इज, इन थर्ड केस हाँ नीचे तो उतारेंगे ना, कि नीचे भी नहीं उतारेंगे? परचेजिंग तो फिर फर्म इज बी। बी ने ए का बिजनेस हम्म टेक ओवर कर दिया, बुक तो भी बी लाना इज पड़ेगा अ क्या? परचेजिंग फर्म। बी इज अ, मैं तो बैग लेके आ रही भाई, ये कौन है भाई? मेरे पास तो बैग है नहीं, तो बैग ही लाना पड़ेगा ना। बी, नहीं, करो अपने आप को। एक नहीं दो दो लियो मैं। हाँ चल ठीक है, मिलते हैं 10-15 मिनट में मिलती हूँ मैं। मतलब निकलती हूँ बाल बांध के, अभी सब लोग का दिमाग गर्म है तो ठंडा भी करना पड़ेगा। लोग लेक्चर में है बट लेक्चर में ध्यान नहीं है। सो थर्ड केस में B is a purchasing firm. Now, are you clear with what is purchasing firm? Which is your purchasing firm and which is your vendor firm? Clear है? अब ये जब A अपना बिजनेस सेल कर रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, A is selling business to C. मतलब A अपना बिजनेस C को दे रहा है, तो A बंद हो गया, A as a firm is closed down. A as a firm is closed and C as a firm is started, commenced its business. Correct? Yes or no? A ने अपना बिजनेस बंद करके C को दे दिया, तो A बंद हो गया और C स्टार्ट हो गया। Yes or no? यस मैम। तो वेंडर फर्म हमेशा क्लोज होता है और परचेजिंग फर्म न्यू स्टार्ट होता है। ओके, वेंडर फर्म के बुक्स हमको क्लोज करने पड़ते हैं और परचेजिंग फर्म के बुक्स हमको शुरू करने पड़ते हैं। अभी A इज सेलिंग बिजनेस टू C, फ्री में तो नहीं देगा। A अपना बिजनेस C को दे रहा है, फ्री में तो नहीं देगा ना, उसके बदले में कुछ तो पैसे लेगा। यस और नो? यस मैम। बिजनेस अगर हम किसी दूसरे फर्म को बेच रहे हैं, तो वो बिजनेस बेच रहे हैं मतलब डेफिनेटली देयर इज सम कंसिडरेशन,
डेफिनेटली कुछ तो कंसिडरेशन है, and that consideration for which business is sold is called as purchase consideration. उसको क्या बोलते हैं? ए अपना बिजनेस सी को सेल करेगा फॉर सम प्राइस, and that price is called as purchase consideration. The price at which vendor firm, the price at which the vendor firm sells its business to purchasing firm is called as purchase consideration. उसको क्या बोला जाता है? परचेज कंसिडरेशन. मतलब जिस अमाउंट पे बिजनेस बेचा और खरीदा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन. और इसका शॉर्टकट है पीसी, प्रियंका चोपड़ा. इसका शॉर्टकट क्या है? प्रियंका चोपड़ा. देखा, बराबर याद हुआ ना? पीसी नहीं याद हुआ, लेकिन प्रियंका चोपड़ा याद हो गया. इस PC, that is purchase consideration, not प्रियंका चोपड़ा. PC का फुल फॉर्म क्या है? Purchase consideration. Purchase consideration is the full form of PC. So जिस प्राइस पे बिजनेस सेल होता है या परचेज होता है, परचेजिंग कंपनी परचेज करती है, वेंडर कंपनी सेल करती है. जो प्राइस फिक्स होता है फॉर बिजनेस परचेज एंड सेल, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? Purchase consideration. परचेज कंसिडरेशन. एंड ईयर आफ्टर वी आर गोइंग टू कॉल इट एज पीसी. उसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग यहाँ पे इसके बाद से? पीसी. There are methods for calculating PC. Purchase price, purchase consideration calculate करने के बहुत सारे methods हैं. उसमें से आपको आएगा net asset method. The first method is net asset method. First method is lump sum method. फर्स्ट मेथड कौन सा है? लमसम मेथड. लमसम मेथड में पीसी दिया होता है. आपको मालूम है कि पीसी कितना है, कितने में परचेज और सेल हो रहा है, डायरेक्टली दिया होता है. सेकेंड मेथड इज नेट एसेट मेथड. थर्ड मेथड इज नेट पेमेंट मेथड. एंड फोर्थ मेथड इज intrinsic value method. ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है as it is applicable only for company. ये शेयर बेस्ड मेथड है, तो पार्टनरशिप में तो शेयर्स होते नहीं है, तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा. दिस इज नॉट एप्लीकेबल नाउ. हाँ बता रही हूँ लमसम क्या होता है. लमसम मेथड मीन्स, अभी सपोज मैंने बोला ए और बी ने अपना बिजनेस सी को बेच दिया. फर्स्ट केस पे आते हैं. ए ने अपना बिजनेस बी सी को बेचा 10 लाख में, और बी ने अपना बिजनेस सी को बेचा, बी ने अपना बिजनेस सी को बेचा 8 लाख में. तो यहाँ पे दिया है कि कितने अमाउंट में बिजनेस बेचा गया है. You know what is purchase consideration? सी ने ए का बिजनेस 10 लाख में खरीदा और बी का बिजनेस 8 लाख में खरीदा. तो यहाँ पे आपको पीसी का अमाउंट मालूम है? Yes, ma'am. तो इसको बोलते हैं लमसम मेथड. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लमसम मेथड. इट इज कॉल्ड एज लमसम मेथड. एनी डाउट? एनीवन? Any doubt? One time repeat, please. लमसम मेथड मींस जहां पे पीसी का अमाउंट आपको मालूम है कि कौन से फर्म ने कितने में बिजनेस बेचा है. ए ने अपना बिजनेस सी को बेचा 10 लाख में और बी ने अपना बिजनेस सी को बेचा 8 लाख में.
So you know what is the amount at which business is sold or purchased. That is called as lump sum method. That is called as what? Lump sum method. Clear hai? Yes, ma'am. Yes. Thank you. Now net asset method means asset taken over by new firm नहीं लिखती हूँ, purchasing firm at an agreed value minus minus liabilities taken over purchasing firm at an agreed value. ये इसका मतलब क्या है? परचेजिंग फर्म वेंडर फर्म के जो एसेट्स लेती है और जो वैल्यू पे लेती है. अभी परचेजिंग फर्म, अभी जब आप किसी का घर खरीदने जाते हो तो आप उसके घर के सारा सामान तो नहीं खरीदते हो ना, जो सामान आपको अच्छा लगता है वो खरीदते हो, और वो उसके लिए एक फिक्स प्राइस होता है, एक प्राइस डिसाइड होता है. दैट इज कॉल्ड एज एग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू. So asset taken over by purchasing firm at an agreed value minus liabilities taken over by purchasing firm at an agreed value. Now what is this agreed value? Fixed decided value or market price. Value which is decided. So asset minus liabilities का मतलब होता है net asset. सिर्फ इसमें जब हम एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो हमको ये ध्यान देना है कि सिर्फ हम परचेजिंग फर्म ने जो एसेट लिया है वही ले, परचेजिंग फर्म जो एसेट ले रहा है वही ले, और लाइबिलिटीज भी वही ले जो परचेजिंग फर्म ले रहा है, एंड दैट टू एट एन एग्रीड वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू. ठीक है. So what is net asset? Net asset means asset minus liabilities. Assets taken over by purchasing firm minus liabilities taken over by purchasing firm. अगर रिवाइज्ड वैल्यू दिए तो रिवाइज्ड वैल्यू लेंगे, नहीं दिए तो बुक वैल्यू लेंगे. Is it clear? Yes, no? Yes, ma'am. Net asset का मतलब क्या होता है? Asset minus liabilities. So asset taken over by purchasing firm minus liabilities taken over by purchasing firm. ओके. तो आज के लिए ये दो मेथड सफिशिएंट है, ये लिखाऊंगी मैं कल साथ साथ में. सो नेट पेमेंट मेथड हम लोग कल देखेंगे, एक ही नहीं तो देख ही लेते हैं. नेट पेमेंट मेथड भी पार्टनरशिप में एप्लीकेबल नहीं है. नेट पेमेंट मेथड इज आल्सो एप्लीकेबल टू कंपनी. तो आप लोग अभी पार्टनरशिप कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू कंपनी. सो नेट पेमेंट मेथड मीन्स पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स को न्यू फर्म जो भी देता है, न्यू कंपनी, पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स बाय परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग फर्म. परचेजिंग फर्म शेयर होल्डर को जो देता है उसका टोटल करेंगे तो यू गेट पीसी. फॉर एग्जाम्पल, वेंडर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स जो थे उनको इक्विटी शेयर्स और कैश दिया, तो इसका टोटल करेंगे तो मुझे पीसी आ जाएगा. इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं, नेक्स्ट ईयर है. नेक्स्ट ईयर मुझे वापस पढ़ाना ही है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ. सिर्फ इतना याद रखो, नेट पेमेंट मेथड का मतलब ये होता है ओनर्स को जो भी पेमेंट होता है उसका टोटल. whatever payment is made to the owners उसका टोटल करेंगे तो we get PC as per net payment method. इंट्रिंसिक वैल्यू तो करना ही नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू हम डीवाई में भी नहीं करेंगे, खाली मैं एक्सप्लेन करूंगी. सो परचेज कंसिडरेशन इज अमाउंट पेएबल बाय परचेजिंग फर्म टू वेंडर फर्म. Price at which vendor firm sells its business to purchasing firm. Yeah, price which is payable by purchasing firm to vendor firm.
price which is payable by purchasing firm to vendor firm. ये चैप्टर टीवाई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस बिल्ड करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अगर ये चैप्टर आप लोगों ने अच्छी तरह से नहीं किया तो आपके टीवाई में आपको अमालगमेशन आएगा ही नहीं, एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टीवाई। अच्छा, अमालगमेशन इज गवर्न्ड बाय विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इट इज गवर्न्ड बाय AS 14। ये मेरा इंपॉर्टेंट और फेवरेट ऑब्जेक्टिव है। Amalgamation is governed by which accounting standard? It is governed by accounting standard 14. Okay, आज हमारा पूरा बेस हो गया एक्सप्लेन करके, कल मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगी एंड we'll move to accounting part. Is that clear? समझ में आया? मैम रिकॉर्डिंग Yes. Anyone, any doubt? मैम रिकॉर्डिंग सेम कीजिएगा। हाँ, आज रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। ऑलरेडी मैंने कल तक की सारी रिकॉर्डिंग सेंड की है, अभी ये भी कर दूंगी। ओके, चलो। सो इतना हम कल वापस रिवाइज करेंगे एंड देन विल मूव टू अकाउंटिंग पार्ट। कल का लेक्चर मिस कर दिया तो अमालगमेशन मिस कर दिया, ठीक है। टीवाई मिस कर दिया फिर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय मैम।